कहानी की शुरुआत एक ऐसी खामोशी से होती है जो किसी आने वाले बे तूफान का संकेत दे रही है। और सच तो यह है कि यह जंग पिछले 60 सालों से इस पल का इंतजार कर रही थी, क्योंकि जब दुश्मन 60 साल की तैयारी के साथ आता है तो तबाही का मंजर कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाए। जैसे ही हम विशाल दीवार के ऊपर से नीचे देखते हैं, हमें लाल और नीली सेना दिखाई देती है। लाल कपड़ों में पैदल सैनिक और नीली पोशाक में वो बहादुर महिला लड़ाके जो आसमान से मौत बनकर गिरती हैं। सन्नाटा अचानक टूटता है और हवा में एक अजीब सी गूंज सुनाई देती है। ये उन खौफनाक राक्षसों की आवाज है जो पहाड़ों से उतरकर इस दीवार को निगलने आ रहे हैं। पहली बार इन ताकतों को आमने सामने देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं, क्योंकि ये कोई मामूली दुश्मन नहीं बल्कि भूख और लालच का वो शैतान है जिसे ताओ तेई कहा जाता है, जो हर 60 साल में इंसानों को ये याद दिलाने आता है कि उनका लालच उन्हें किस हद तक ले जा सकता है। युद्ध का बिगुल बजते ही हर तरफ चीख पुकार मच जाती है और नरेटर की आवाज में वो घबराहट महसूस होती है जब वो कहता है कि क्या आपने कभी कुछ ऐसा देखा है जहां हजारों की तादाद में ये शिकारी दीवार की तरफ बढ़ रहे हों। इस बीच हमारे नायक विलियम और उसके साथी इस अनजान दुनिया और इस जंग के बीच फंस चुके हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि ये लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि भरोसे और यकीन की है। विलियम, जो अब तक सिर्फ पैसों और खाने के लिए लुटता आया था, पहली बार एक ऐसी सेना को देखता है जो अपने देश और अपने परचम के लिए जान देने को तैयार है, और यहीं से उसके अंदर एक बदलाव की शुरुआत होती है। कहानी में सस्पेंस तब बढ़ता है जब हमें उस काले पाउडर यानी बारूद के बारे में पता चलता है जिसे हासिल करने के लिए ये विदेशी यहाँ आए थे, लेकिन अब उन्हें समझ आता है कि यहाँ की असलियत उनके लालच से कहीं ज्यादा बड़ी और भयानक है। जनरल लिन और उनकी सेना का अनुशासन और बलिदान देखकर विलियम दंग रह जाता है, खासकर जब वो उन औरतों को देखता है जो रस्सियों के सहारे ऊंचाई से कूदकर उन दरिंदों का मुकाबला करती हैं। जैसे जैसे जंग की आंच तेज होती है, ये राज खुलता है कि ये राक्षस असल में 20 सदियां पहले एक उल्कापिंड के गिरने से पैदा हुए थे ताकि इंसानी लालच को सजा दी जा सके, और अब उनकी रानी अपनी विशाल फौज के साथ राजधानी की ओर बनने की फिराक में है, जहां 20 लाख मासूम जिंदगियां दांव पर लगी हैं। विलियम के सामने अब दो रास्ते हैं, या तो वो बारूद चुराकर भाग जाए जैसा कि उसके साथी चाहते हैं, या फिर इस दीवार पर रुककर उन लोगों के साथ लिए जिन्होंने उसे इज्जत और एक नया मकसद दिया है। जब एक चुंबक के जरिए इन राक्षसों की कमजोरी का पता चलता है तो उम्मीद की एक किरण जागती है, लेकिन क्या एक छोटी सी धातु और कुछ बहादुर दिल उस विशाल सेना को रोक पाएंगे जो सब कुछ तबाह करने पर तुली है। सस्पेंस की परतें तब और गहरी होती हैं जब एक जिंदा राक्षस को पकड़ने की कोशिश की जाती है ताकि राजा को इसकी हकीकत दिखाई जा सके, पर रास्ते में गद्दारी और धोखे के साए भी मंडरा रहे हैं। हर सीन के साथ धकने तेज होती जाती हैं, क्योंकि दीवार के पीछे का राज और सामने खा मौत का मंजर एक ऐसा जाल बुनते हैं जिससे निकलना नामुमकिन सा लगता है। अंत में यह सवाल हर किसी के जहन में गूंजता है कि क्या इंसान का भरोसा उसके डर से बहा हो सकता है, और क्या वो अपनी पुरानी पहचान छोड़कर एक सच्चा हीरो बन पाएगा, क्योंकि इस युद्ध में सिर्फ वही बचता है जिसके पास लौटने की कोई बड़ी वजह हो और जिसका यकीन पत्थर की उस दीवार से भी ज्यादा मजबूत हो। विलियम को अब एहसास हो रहा है कि वो जिस बारूद की तलाश में यहाँ आया था वो सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि विनाश का वो बीज है जो पूरी दुनिया को राख कर सकता है। उधर राजधानी में खलबली मची है, क्योंकि ताओ तेई के उन दरिंदों ने शहर में घुसने का गुप्त रास्ता खोज लिया है और अब वे सीधे राजा के महल की ओर बढ़ रहे हैं। जनरल की आखिरी कमान गूंजती है, जाओ और दुनिया को बताओ कि तुमने यहाँ क्या देखा, क्योंकि अगर आज ये दीवार गिर गई तो फिर बताने के लिए कोई जिंदा नहीं बचेगा। विलियम, जो कभी भागने की फिराक में था, अब अपनी जान हथेली पर रखकर उस रानी को मारने के मिशन पर निकलता है जो इन हजारों राक्षसों का दिमाग है। जैसे ही हम इस खतरनाक सफर पर आगे बढ़ते हैं, कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है और हमें पता चलता है कि ये जंग सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष के किसी गहरे कोने से भी जुई हो सकती है, जहां गैलेन एरसो जैसे वैज्ञानिक अनजाने में विनाश के ऐसे औजार तैयार कर रहे हैं जो एक झटके में पूरे स्लाट किया है ग्रह को मिटा सकते हैं। डेथ स्टार की वो दहशत और जॉन एरसो का अपने पिता को खोजने का संघर्ष इस कहानी को एक नई गहराई देता है, जहां एक तरफ प्राचीन चीन की दीवार पर तीर और बारूद का शोर है, वहीं दूसरी तरफ आकाशगंगा में इंपीरियल फोर्सेस का आतंक। जॉन को बताया जाता है कि उसके पिता एक ऐसे हथियार के निर्माण में शामिल हैं जो पूरी मानवता के लिए खतरा है, और अब उसे विद्रोहियों के साथ मिलकर उस भयानक सच का सामना करना होगा जिसे वो 15 सालों से पीछे छुड़ाई थी। कैप्टन एंडोर और के 200 जैसे साथियों के साथ जियान जेडा के उस युद्ध क्षेत्र में कदम रखती है जहां हर मोड़ पर मौत और जासूसी का जाल बिछा है। एक तरफ वो खूंखार राक्षस हैं जो सब कुछ निगल जाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो साम्राज्य जो शांति के नाम पर आतंक फैला रहा है। जैसे जैसे ये दोनों अलग अलग समय और दुनिया की कहानियां आपस में टकराती हैं, एक बात साफ हो जाती है कि चाहे दुश्मन पहाड़ों से आया कोई दरिंदा हो या सितारों के बीच से आया कोई तानाशाह, जीत सिर्फ उसी की होती है जो अपने डर पर काबू पाकर दूसरों पर भरोसा करना सीखता है। ये सिर्फ एक जंग नहीं है, ये अपनी पहचान वापस पाने और उस भरोसे को फिर से जिताने की कहानी है जो शायद कहीं खो गया था, क्योंकि अंत में सिर्फ हथियार नहीं बल्कि वो जज्बा काम आता है जो किसी को भी एक साधारण इंसान से एक महान योद्धा बना देता है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां मौत का साया हर तरफ मंडरा रहा है, क्योंकि जब विनाशकारी डेथ स्टार
की पहली झलक दुनिया के सामने आती है तो सारा ब्रह्मांड कांप उठता है। जियान एरसो और विद्रोही साथी जेडा शहर के उस पवित्र मंदिर के मलबे में छिपे हैं जहां साम्राज्य की फौजें कायबर क्रिस्टल लूट रही हैं। वही क्रिस्टल जो कभी लाइट सेबर की जान हुआ करते थे अब मौत की मशीन का ईंधन बन चुके हैं। इसी अफरा तफरी के बीच जियान की मुलाकात साओ गरेरा से होती है जो उसे उसके पिता गैलन एरसो का भेजा हुआ एक गुप्त होलोग्राफिक संदेश दिखाता है। उस संदेश में गैलन का दर्द और उनकी साजिश दोनों साफ झलकती हैं। उन्होंने बताया कि वे इस विनाशकारी हथियार को अंदर से खोखला कर चुके हैं। उन्होंने इसके रिएक्टर में एक ऐसी खामी जानबूझकर छोड़ी है जिसे अगर निशाना बनाया जाए तो यह पूरा स्टेशन एक धमाके के साथ खत्म हो सकता है। लेकिन अभी जियान इस सच्चाई को समझ ही रही थी कि तभी ग्रैंड मॉफ टार्किन के आदेश पर डेथ स्टार का परीक्षण शुरू होता है और जेडा शहर एक ही झटके में राख के ढेर में बदल जाता है। जियान मार्च करी खास स्मेट और ऑल के आदेश पर और उसके साथ ही किसी तरह एक पुराने जहाज से उस तबाही से बच निकलते हैं। लेकिन साओ गरेरा उस धूल और धुएं में हमेशा के लिए दफन हो जाता है। अब विद्रोही गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है जियान के पिता को खोजना जो आइड्यू नाम के एक बर्फीले और तूफानी ग्रह पर साम्राज्य की कैद में काम कर रहे हैं। जहाज के अंदर सस्पेंस तब बढ़ता है जब जियान को शक होता है कि कैप्टन एंडोर को उसके पिता को बचाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें मारने के लिए भेजा गया है। जियान चीखकर कहती है कि उसके पिता ने विद्रोहियों के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी है। लेकिन क्या विद्रोही उन पर भरोसा करेंगे? जैसे ही उनका जहाज इडू की खतरनाक पहाड़ियों के बीच उतरता है मौसम और दुश्मन दोनों उनकी जान लेने पर तुले होते हैं। उधर क्रैनिक जो इस हथियार का मास्टरमाइंड है को शक होने लगता है कि प्रोजेक्ट के अंदर कोई गद्दार है। जान बारिश और गोलियों की बौछार के बीच अपने पिता की ओर दौड़ती है पर क्या वो बहुत देर कर चुकी है? पिता और बेटी का ये मिलन क्या एक नई उम्मीद बनेगा या फिर साम्राज्य का ये सुपर वेपन पूरी आकाशगंगा को अंधेरे में डुबो देगा? कहानी अब अपने उस सबसे दर्दनाक और जांबाज मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां उम्मीद की एक आखिरी किरण बुझने ही वाली है, क्योंकि आइडू के उस तूफानी और अंधेरे ग्रह पर जियान एरसो ने अपने पिता को तो पा लिया लेकिन उन्हें बचा नहीं सकी। पिता की आखिरी सांसें जियान की बाहों में थमी और इसी के साथ विद्रोही गठबंधन के अंदर फूट पहुंच गई है। कोई इसे आत्महत्या कह रहा है तो कोई इसे साम्राज्य का बिछाया हुआ जाल। पर जियान जानती है कि उसके पिता ने डेथ स्टार के सीने में जो कमजोरी छोड़ी है वही इस पूरी आकाशगंगा को गुलामी से बचा सकती है। जब विद्रोही परिषद हाथ पीछे खींच लेती है तब कैप्टन एंडोर और मुट्ठी भर वो सिपाही सामने आते हैं जिन्होंने जंग की आग में अपना सब कुछ झोंक दिया है और यहीं से जन्म होता है रोग वन का। वे जानते हैं कि स्कार्फ के उस सुरक्षित समुद्री ग्रह पर साम्राज्य का सबसे बड़ा डेटा सेंटर है जहां इस मौत की मशीन के नक्शे रखे हैं और बिना किसी सरकारी इजाजत के ये जांबाज एक चोरी किए हुए जहाज में सवार होकर सीधे मौत के मुंह में कूद पते हैं। जैसे ही रोग वन स्कार्फ के सुरक्षा घेरे में घुसता है एक तरफ जियान, कैप्टन एंडोर और के 200 उस विशाल टावर के अंदर घुसकर नक्शों की तलाश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जमीन पर उनके साथी धमाकों और गोलियों की बौछार के बीच साम्राज्य की पूरी फौज को उलझाए हुए हैं। चीरेत और बेद जैसे योद्धा अपनी जान की बाजी लगा देते हैं ताकि जियान को वो वक्त मिल सके जिसकी कीमत करोड़ों जिंदगियां हैं। टावर के अंदर का माहौल इतना तनावपूर्ण है कि हर कदम पर गद्दारी और पहरेदारों का डर है, लेकिन जियान के दिल में अपने पिता का वो सपना है जो उसे रुकने नहीं देता। उधर अंतरिक्ष में विद्रोही बेड़ा भी पहुंच चुका है और आसमान में जलते हुए जहाजों की बारिश हो रही है जबकि क्रैनिक पागलों की तरह उस गद्दारी के सबूत मिटाने के लिए जियान का पीछा कर रहा है। अंत में जब नक्शे मिल जाते हैं तो सवाल ये नहीं रहता कि कौन बचेगा बल्कि सवाल ये है कि क्या वो सिग्नल समय पर पहुंच पाएगा। कहानी अपने उस क्लाइमेक्स पर पहुंच चुकी है जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जब हार निश्चित हो और सामने मौत खई हो तभी असली नायक का जन्म होता है। जियान एरसो, कैप्टन एंडोर और उनकी छोटी सी टीम अब स्कैरिफ के उस खतरनाक डेटा सेंटर के अंदर है जहां पूरी आकाशगंगा की किस्मत बंद है। बाहर समंदर के किनारे धुआं, आग और चीखों का शोर है जहां विद्रोही सिपाही एक एक करके अपनी जान दे रहे हैं ताकि टावर के अंदर मौजूद जियान को वो नक्शा ढूंढने का वक्त मिल सके। ऊपर आसमान में विद्रोही बेड़ा उस विशाल सुरक्षा कवच शील्ड को तोड़ने की जद्दोजहद में लगा है, लेकिन जब तक वो कवच नहीं टूटता जियान नीचे से कोई भी डेटा ऊपर नहीं भेज सकती। टावर के अंदर सस्पेंस अपनी चरम सीमा पर है। के 200 वो रोबोट जिसने कभी वफादारी नहीं सीखी थी आज अपने साथियों को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है और जियान को आगे बढ़ने का रास्ता देता है। जियान और एंडोर उस विशाल डेटा बैंक की गहराइयों में स्टारडस्ट नाम की फाइल खोज रहे हैं, वही नाम जो उसके पिता उसे प्यार से बुलाते थे। जब उन्हें वो फाइल मिल जाती है तो असली चुनौती शुरू होती है टावर की चोटी पर पहुंचकर उस भारी भरकम डेटा को ट्रांसमिट करने की। उधर क्रैनिक को एहसास हो चुका है कि उसका पूरा करियर और साम्राज्य का सबसे बड़ा राज दांव पर है और वो जियान को खत्म करने के लिए खुद मैदान में उतर आता है। समंदर की लहरों के बीच 80 वॉकर्स की गूंज और आसमान से गिरते हुए मलबे के बीच बोधी रूक और चीरेत इम्वे जैसे जांबाज अपनी आखिरी सांस तक लेते हैं। चीरेत का वो मंत्र, मैं फोर्स के साथ हूँ और फोर्स मेरे साथ है, आज हकीकत में बदल रहा है क्योंकि उसकी कुर्बानी ही मास्टर स्विच को ऑन करने का जरिया बनती है। पर जियान
और क्रैनिक का आमना सामना होता है और ठीक उसी पल जब क्रैनिक उसे मारने वाला होता है, एंडोर उसे बचा लेता है। डेटा ऊपर भेज दिया गया है, लेकिन तभी आसमान में वो भयानक मंजर दिखाई देता है जिसे देखकर सबकी रूह कांप जाए। डेथ स्टार खुद वहां पहुंच चुका है। ग्रैंड मॉफ टार्किन बिना किसी रहम के स्कारिफ पर हमला करने का आदेश देता है ताकि गवाह और सबूत दोनों मिट जाएं। जान और एंडोर समंदर के किनारे एक दूसरे का हाथ थामे उस बुलाती हुई रोशनी को देख रहे हैं जो उनकी मौत बनकर आ रही है, पर उनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति है क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने वो उम्मीद होप भेज दी है जिसकी तलाश में पूरा ब्रह्मांड था। धमाका इतना जबरदस्त है कि पूरा ग्रह दहल उठता है, लेकिन दूर अंतरिक्ष में प्रिंसेस लिया के हाथों में वो नक्शे पहुंच चुके हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि ये क्या है, तो वो मुस्कुराते हुए सिर्फ एक लफ्ज कहती हैं, उम्मीद। ये फिल्म सिर्फ एक मिशन के पूरा होने की कहानी नहीं है, बल्कि उन गुमनाम सितारों की दास्तान है जो खुद टूटकर पूरी आकाशगंगा को रोशन कर गए और आज उनकी इसी महान कुर्बानी की वजह से विद्रोह की मशाल फिर से जल उठी है।